V-Guard presents कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। पिछली बार सोनिया गांधी थी सामने, इस बार राहुल गांधी है। क्या ज्यादा चैलेंजिंग है? सोनिया गांधी मुझसे 2019 में ही हारी हैं। प्रियंका गांधी बहुत ज्यादा एक्टिव दिख रही हैं। प्रियंका गांधी की लोकप्रियता लगातार रायबरेली में घटती जा रही है। गांधी परिवार से बैर नहीं और किशोरी लाल की खैर नहीं। इस पर चर्चा करने की बहुत कोई आवश्यकता नहीं है। दो कंट्रोवर्सीज बड़ा यहाँ चल रही हैं। तो ऊंचाहार से विधायक मनोज पांडे और अदिति सिंह। सदर की विधायक के बारे में भी महसूस करता हूँ कि जहाँ भी होती हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगती है। रायबरेली की जनता दिनेश प्रताप सिंह या बीजेपी पर भरोसा क्यों करे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या वो आपके लिए प्रचार करने आ रहे हैं? मैं भी नरेंद्र मोदी हूँ। हम इस वक्त देश की एक बहुत ही चर्चित या राजनीतिक टर्म में कह लें हॉट सीट पर हैं, जिसका नाम है रायबरेली लोकसभा। जानकार इसे राजनीतिक तौर पर गांधी परिवार का गढ़ कहते हैं और गांधी परिवार को चैलेंज देने के लिए बीजेपी की तरफ से लगातार दूसरी बार सामने आए हैं दिनेश प्रताप सिंह, जो कि योगी सरकार में मंत्री भी हैं। दिनेश जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है आपका सर। धन्यवाद भैया। आप पिछली बार लड़े और 1,67,000 वोटों से करीब आप शिकस्त पाए। एक बार फिर आप मैदान में हैं। पिछली बार सोनिया गांधी थी सामने, इस बार राहुल गांधी है। एकदम अंतिम दौर पर तय हुआ कि राहुल गांधी आएंगे और आपका भी एकदम अंतिम तौर पर तय हुआ कि आप चुनावी मैदान में होंगे। क्या ज़्यादा चैलेंजिंग है, पिछला चुनाव कि ये वाला? एक साथ कई सवाल आपके हैं जी। सबसे पहले तो 1,63,000 से शिकस्त खाएं, आपका ये सवाल है। ये बात मैं वैधानिक रूप से स्वीकार भी करता हूँ, लेकिन अगर कांग्रेस की सोनिया गांधी से दिनेश सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के बीच हुए 2019 के चुनाव के परिणामों को देखा जाए तो सोनिया गांधी मुझसे 2019 में ही हारी हैं। नैतिक रूप से, संवैधानिक रूप से जीती है। कांग्रेस की सोनिया गांधी हमसे नहीं जीती हैं। सोनिया गांधी के पास 4 दलों का समर्थन था, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, अपना दल कृष्णा पटेल और कांग्रेस। तो मैं मान सकता हूँ 4 दलों के वोट से वो जीत गई हमसे और मैं भारतीय जनता पार्टी का एक दल का प्रत्याशी था। तो नैतिक रूप से किसी भी दल के एक दल का वोट सोनिया गांधी के स्कोर से निकाल दिया जाए तो पिछले 2019 में ही सोनिया गांधी हमसे हार गई होंगी, ऐसा मैं मानता हूँ। अच्छा, तो जैसे इस बार भी समाजवादी पार्टी साथ है, 2 दल हैं इस बार। पिछली बार आप बता रहे 4 दल थे, इस बार 2 दल हैं। तो चैलेंज आपके नज़र में क्या पहले से आसान हुआ है? इसमें कोई दो राय नहीं है। जब भी कोई 2 दल का समर्थन होगा और 4 दल का, तो स्वाभाविक रूप से 4 दल का बड़ा होता है, 2 दल का छोटा होता है। तो परिस्थितियां तो उनके सम्मुख ही हैं। और अगर आप समाजवादी पार्टी के समर्थन की बात करते हैं, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता और मतदाता बार बार समाजवादी पार्टी के नेतृत्व के कहने से कांग्रेस को वोट करता तो आया है, लेकिन जैसे चुनाव खत्म हो जाता है फिर कांग्रेस का सांसद हो जाता है और वो जो समाजवादी पार्टी के मतदाता और नेता कांग्रेस को समर्थन करते हैं वो ठगे महसूस करते हैं। उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं होता। कांग्रेसी हो जाते हैं और कांग्रेसी बाद में कह देते हैं ये तो सपाई है, छोड़ो। किसी भी समाजवादी पार्टी का एक भी कार्यकर्ता की चौखट पर कांग्रेस का सांसद बनने के बाद सोनिया गांधी ने कभी एक सोलर लाइट भी दी हो तो आप हमको बताइए। तो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता केवल समर्थन देने के लिए ही है, हो सकता है दे भी, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मैं तो अपनी पार्टी और रायबरेली के देवतुल्य मतदाताओं की बदौलत चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं समाजवादी पार्टी की बदौलत चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, लेकिन ये जरूर जानता हूँ कि समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता इस बार ये देख रहा है कि इनको देने से देता तो आया हूँ, हमको कभी कुछ नहीं मिला, ना सम्मान मिला, ना सेवा मिली, ना विकास मिला। तो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता उम्मीद करता हूँ कि कांग्रेस के साथ नहीं जाएगा। आप कह रहे हैं लखनऊ में गठबंधन हुआ, यहाँ दिल नहीं मिल रहे हैं? एकदम नहीं, लखनऊ में भी दिल नहीं मिले, रायबरेली में दिल नहीं। आप कैसी बात करते हो? लोकसभा आएगा तो इलू इलू, विधानसभा आएंगे तो दोनों तलवारें लेके खड़े हो जाएंगे। ये कैसा गठबंधन है, आप मुझे बताइए। आप कैसे कह सकते हो कि ये गठबंधन इन्होंने किया है? आपके टिकट के बारे में अगर बात करें तो एकदम अंतिम दौर में तय हुआ कि आप चुनाव लड़ेंगे और उससे पहले कई नया नाम कयास में चल रहे थे। दिनेश शर्मा, डॉक्टर दिनेश शर्मा, पूर्व उप मुख्यमंत्री, उनका नाम चल रहा था और अंत में नाम अचानक से वरुण गांधी का जब टिकट कटता है उसके बाद हुआ कि अगर वो अनुशासन में रहेंगे तो वो भी लड़ सकते हैं। कैसे तय हुआ है टिकट? देखिए, पार्टी की सीसी के द्वारा तय किया गया है।
इस पर मुझे कुछ नहीं करना। पार्टी नेतृत्व ने प्रयास किया, पार्टी नेतृत्व ने कैसे किया ये पार्टी नेतृत्व जाने। चुनाव में बाद में मुझे प्रत्याशी बनाया गया ये मैं जानता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा कमल के फूल को अपना प्रत्याशी मान के लड़ता आया है। रायबरेली जनपद में कांग्रेस अनुपस्थित रही होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जब से चुनाव का बिगुल बजा है, लगातार भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है कांग्रेस के खिलाफ में। आपके इतिहास की थोड़ी बात कर लें अगर, तो आप सपा में रहे, बसपा में रहे, कांग्रेस में रहे, और लोगों ने कहा कि कांग्रेस में आपकी जो विदाई हुई उसका कारण मुख्य तौर पर गांधी परिवार नहीं, केएल शर्मा रहे, किशोरी लाल शर्मा रहे। लोगों ने मुझे ये भी बताया कि आप ऐसा कहते भी थे कि गांधी परिवार से बैर नहीं और किशोरी लाल की खैर नहीं। ऐसा कुछ रहा क्या? विधायक कारण किशोरी लाल शर्मा रहे या कोई और अन्य कारण रहा? फिलहाल ये लंबा समय गुजर गया, इस पर चर्चा करने की बहुत कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे आप जिस चैनल के आज की तारीख में करेस्पॉन्डेंट हैं जी, यह जरूरी नहीं कि इसी में आपका जन्म हुआ हो, इसी में रहेंगे और जब तक जिएंगे इसी में रहेंगे जी। अगर आपको बेहतर आचरण व्यवहार किसी और का दिखेगा तो आप उसके साथ हो सकते हैं। हमारा भी अनुभव रहा होगा दूसरे दलों में, उसके बाद अनुभव हुआ कि नहीं इस प्लेटफॉर्म से हम बढ़िया सेवा कर सकते हैं, तो पूरे देश ने किया। 2 सांसदों वाली भारतीय जनता पार्टी के पास अगर देशवासी उनकी नीतियों से प्रभावित होकर के इतनी संख्या में गए होंगे, तभी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित हुई। तो दिनेश सिंह जैसे लाखों लाख करोड़ों करोड़ कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को समझा और उनको स्वीकार किया, तो मैंने भी किया होगा। प्रियंका गांधी बहुत ज़्यादा एक्टिव दिख रही हैं रायबरेली में, लगातार मैं देख रहा हूँ सभाएं कर रही हैं, घूम रही हैं, और जब उनकी स्पीचेस आप सुनिए तो वो पब्लिक कनेक्ट करने की कोशिश करें, इमोशनल अपील करके। वो अपने परिवार का, इंदिरा गांधी का, राजीव गांधी का याद दिला रही हैं। जो प्रधानमंत्री का बयान रहा उसको काउंटर करने के लिए मंगलसूत्र का बयान उनका आ रहा लगातार, और मैं देख रहा हूँ कि वो पहले तो आया था, लगातार वो जनसभाओं में भी जिक्र कर रही हैं इन चीज़ों। कैसे काउंटर कर रही हैं? अब आप एक एक बात में 5-7 सवाल कर देते हैं तो एक साथ कई जवाब दे पाना जो है थोड़ा सा लगता है। आप अगर मानते हो कि वो बहुत मेहनत कर रही हैं, तो प्रियंका गांधी ने 2022 में बहुत मेहनत किया था, 2017 में विधानसभा के चुनाव में भी बहुत मेहनत किया था, 2019 के लोकसभा में भी बहुत मेहनत किया था। आप उत्तरोत्तर देखिए, प्रियंका गांधी की लोकप्रियता लगातार रायबरेली में घटती जा रही है। 2017 के चुनाव में सभी विधानसभाओं में खूब मेहनत किया और टोटल उनको 3,40,000 वोट मिला। फिर उसके बाद 2022 में खूब मेहनत किया, इससे भी ज़्यादा पसीना बहाया, उनको 5 विधानसभा में मिला के 1,40,000 वोट मिला। मतलब 2017 से 2022 के बीच में प्रियंका गांधी की लोकप्रियता में 60-65% की गिरावट रायबरेली में आई कि नहीं आई? तो प्रियंका गांधी की मेहनत करने से क्या होता है? और प्रियंका गांधी, राहुल गांधी दोनों लोगों से आग्रह है कि आप 53, 52, 54 साल की आयु आपकी हो गई है, इस आयु में आपने देश को क्या दिया, आपने रायबरेली को क्या दिया, आप इस पर क्यों नहीं बात करते? आपकी पीढ़ियों ने अगर देश को कुछ दिया होगा तो देशवासियों ने आपके पीढ़ियों का कर्ज ब्याज सहित कब के अदा कर दिया होगा? कितने बार प्रधानमंत्री आपके परिवार को दिए हैं? मैं नहीं समझता कि कोई भी बेटी बेटा अपने पिता को इस रूप में समाज में रोज रोज प्रस्तुत करेगा। ये हमारी भारतीय संस्कार संस्कृति में सबसे खराब माना जाता है कि वोट के लिए हम पिता को याद करते हैं। इस देश की संस्कृति में चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस रहे हों, चाहे आज़ाद भगत सिंह रहे हों, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद रहे हों, चाहे शहीद आजम भगत सिंह रहे हों, चाहे देश का कोई भी शहीद हुआ हो, वो देशवासियों के सामने अपनी शहादत की कीमत मांगने के लिए वोट के रूप में कटोरा लेके देश में कहीं देखा नहीं गया। अगर देखा जाता है तो जब देखा जाता है यही दोनों बेटे और भाई और बहन जब देखो तब इमोशनल कटोरा लेके खड़े हो जाते हैं। साहब 53 साल की आयु में तुमने देश को क्या दिया ये क्यों नहीं बताते? रायबरेली को आपने क्या दिया ये क्यों नहीं बताते? दादी ने क्या दिया, दादा ने क्या दिया, ये बताने के लिए अब तुम्हारी आयु नहीं रही। कोई 20 साल का लड़का होता और कहता कि दादी के नाम पर वोट दे दो तो मैं मानता। मैं तो नहीं समझता कि एक असफल व्यक्तित्व के रूप में प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी हैं।
पूरे देश में फेल हैं और रायबरेली में भी फेल होने जा रहे हैं। आप रायबरेली के बारे में बोल रहे थे, उनको अपने काम गिनाने चाहिए, तो वो मैं देख रहा हूँ लगातार कई काम गिनाते हैं। रेल कोच फैक्ट्री हो या फ्लाइंग को लेकर यहाँ पे इंस्टीट्यूट बना है वो हो, या फिर एम्स हो, इस तरह काम गिनाते रहते हैं। तो मेरा आपसे जवाब इस पर भी मुझे चाहिए कि, और जनता के बीच बड़ा कन्फ्यूज़न नज़र आता है मुझे यहाँ कि वो जवाब किससे मांगे, सांसद के तौर पर सोनिया गांधी से मांगे या फिर 2 टर्म से यहाँ योगी सरकार है और केंद्र में मोदी सरकार है, उनसे जवाब मांगे? नहीं, योगी सरकार जवाबदेह है, जनता को लगातार जवाब दे रही है, और जवाब ना दे रही होती तो उत्तर प्रदेश में 2-2 बार बहुमत की सरकार न बनती। जहां जवाबदेह सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी हैं, रायबरेली वासियों ने सोनिया गांधी को सांसद बनाया, सोनिया गांधी ने प्रियंका गांधी को रायबरेली का प्रभारी बनाया, प्रियंका गांधी ने किशोरी लाल शर्मा को अपना प्रतिनिधि बनाया और कहा कि ये रायबरेली की सेवा करेंगे। तो दायित्ववान तो सोनिया गांधी भी हैं, प्रियंका गांधी भी हैं। प्रियंका गांधी रायबरेली की प्रभारी के रूप में 10 सालों से काम कर रही हैं, उनको अपने काम बताने चाहिए। बताएं ना प्रियंका गांधी ने रायबरेली को क्या किया। यही ना जब चुनाव आए होंगे तो वोट मांगने आई होंगी। इसके अलावा चाहे रायबरेली के बेटे, रायबरेली के लोग चाहे जब तकलीफ में आए हों, किसी के सुख दुख में शामिल नहीं हुई। यहाँ तक कि अगर रायबरेली का कोई बेटा भारत की मातृभूमि की रक्षा में सीमा पर शहीद भी हुआ होगा तो उसके परिजनों को सांत्वना, संवेदना के 2 शब्द यहाँ की सांसद और यहाँ के सांसद की प्रभारी प्रियंका गांधी कभी देने नहीं आई। तो मैं नहीं समझता कि इनका कोई मोह रायबरेली से है। और अभी उन्होंने कई जगह कहा कि आप एक सांसद चुनोगे तो 2-2 सांसद मिलेंगे। अरे रायबरेली ने बहुत दिनों से देखा इसको। 2-2 सांसद तुम्हारी तरह अगर भाई बहन को नहीं चुना तो माँ बेटी को तो चुना है। माँ बेटी को 2014 में भी चुना, माँ बेटी को 2019 में ना मिली, ना माँ मिली, ना बेटी मिली, ना 2 सांसद की बात छोड़ो, 1 सांसद भी रायबरेली को नहीं मिला। इसकी क्या गारंटी है कि आज आप कह रही हो 2 सांसद मिलेंगे? कितना गंभीर है प्रियंका गांधी। मंच पे खड़े होकर कहती हैं कि मेरी माँ ने रायबरेली की 10 साल सांसद रह करके सेवा की। कितनी गंभीर प्रियंका गांधी है, जिसको अपनी माँ का पता ही नहीं कि कितने साल रायबरेली की सांसद रही है। प्रियंका गांधी को ये पता नहीं कि रायबरेली की कितने दिन कांग्रेस ने सेवा की है। इतनी अगंभीर अगर प्रियंका गांधी है तो मैं नहीं समझता कि रायबरेली की जनता अब इनकी बातों पर कोई ध्यान देने जा रही है। रायबरेली की जनता दिनेश प्रताप सिंह या बीजेपी पर भरोसा क्यों करे? उन्होंने क्या किया? आपने या आपके सहयोग से क्या हुआ रायबरेली में जो आप बताना चाहते हैं कि मैंने ये किया है, और क्या आगे करने का प्लान है? मैं समझता हूँ रायबरेली में जितना मैंने 5 सालों में मोदी जी का आशीर्वाद लेके रायबरेली का विकास किया है, उतना सोनिया गांधी सुपर प्राइम मिनिस्टर बनकर के भी रायबरेली में कभी उतना काम नहीं किया। इस समय जो रनिंग वर्क हमारे हैं उसमें रायबरेली से अयोध्या धाम 4 लेन, रायबरेली से प्रयागराज 4 लेन, रायबरेली से कानपुर 4 लेन, 1350 करोड़ रुपए की रायबरेली रिंग रोड, रायबरेली में गंगा एक्सप्रेसवे, रायबरेली का रेलवे स्टेशन, ये वर्तमान में चल रहे हैं काम इन पर। जितने भी बड़े कस्बे हैं उनके सब बाईपास, बछरावा कस्बा है 157 करोड़ से बछरावा का बाईपास बन रहा है, निहस्था बाईपास, लालगंज बाईपास, नवाबगंज बाईपास, ऊंचाहार बाईपास, जगतपुर बाईपास, हजारों करोड़ के तो बाईपास आज की तारीख में रायबरेली में बन रहे हैं। सोनिया गांधी अथवा कांग्रेसी कोई आके बता दे कि 5 वर्षों में जितने विकास के कार्य रायबरेली में इस समय भाजपा की सरकार में चल रहे हैं, इतना सोनिया गांधी ने कभी 20 वर्षों में रायबरेली को दिया हो तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा अगर दिखा दे इतना। तो यूथ और किसान, ये 2 वर्ग सबसे ज़्यादा दिखते हैं जब हम फील्ड पर गांव देहात जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, और युवाओं के बीच एक रोज़गार मसला रहता है और किसान अपनी समस्याएं उठाते हैं, चाहे वो फसल की कीमत हो, चाहे अन्ना जानवरों का मुद्दा हो। सबसे पहले मैं युवाओं पे चाहता हूँ, युवाओं के लिए क्या रूट मैप, क्या प्लान है? क्योंकि पेपर लीक को देकर एक नाराज़गी तो दिख रही है उनकी। देखिए, युवाओं के लिए मेरे द्वारा अभी हमारा दायित्वों का कार्यकाल केवल 2 वर्ष बीता है। मैंने 2 वर्ष के अपने कार्यकाल में युवाओं की सेवा में रायबरेली में कृषि महाविद्यालय और उद्यान महाविद्यालय की नींव रखी, स्वीकृत हो गया, काम शुरू होने वाला था, आचार संहिता लग गई। मैं समझता हूँ रायबरेली के युवाओं को
अगर उद्यान की स्नातक की डिग्री और कृषि स्नातक की डिग्री रायबरेली में उपलब्ध होने लग जाएगी तो इस समय युवाओं के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। देश में भी और विदेश में भी कृषि के क्षेत्र में एक्सपर्ट्स की बहुत आवश्यकता है और ये पूरा हम रायबरेली से करने जा रहे हैं। तो मैंने ये युवाओं के लिए काम किया है और जो प्राइवेट सेक्टर में FPOs हैं, बहुत सारे काम हैं, वो भी हमको उद्यान और कृषि के एक्सपर्ट चाहते हैं। तो हमारे यहाँ बहुत स्कोप है। ईश्वर ने चाहा तो दोनों उद्यान महाविद्यालय और कृषि महाविद्यालय संचालित जिस दिन हो जाएंगे, रायबरेली के हजारों लोग स्नातक, कृषि स्नातक और उद्यान स्नातक की डिग्री लेकर के देश और दुनिया में कामयाबी के झंडे गाड़ेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। अगर युवाओं की अपॉर्चुनिटी की बात करें तो हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने 30 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में लाए और रायबरेली में भी उसी रेशियो में यहाँ पर भी आया। हमारे यहाँ बहुत सारे नए नए फैक्ट्रियाँ, नए नए उद्योग स्थापित होने जा रहे हैं, हो रहे हैं। फर्स्ट ब्रेकिंग सेरेमनी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो चुकी है और फिर से अगला होने जा रही है। तो जितने उद्योगों की स्थापना होगी, युवाओं का उतना ही समायोजन उन उद्योगों में हो जाएगा। तो काफ़ी नौजवानों को रोजगार देने में हमारी उत्तर प्रदेश सरकार कामयाब हो रही है। दो कंट्रोवर्सीज बड़ा यहाँ चल रही हैं और आपसे मुझे लगता है सवाल लगातार पूछे भी जा रहे हैं। एक तो ऊंचाहार से विधायक मनोज पांडे, उनकी निष्क्रियता को लेकर, और अदिति सिंह जो कि सदर से विधायक हैं, वो आपकी पार्टी से हैं, उनकी निष्क्रियता को लेकर। हालांकि कल मैंने जनता के बीच ये बात सुनी कि मनोज पांडे एक्टिव हुए हैं, तो क्या कुछ उनसे बातचीत हुई है? देखिए, मनोज पांडे समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूं। लेकिन मनोज पांडे का बेटा और मनोज पांडे का भाई अपने विधायक भाई और विधायक पिता का आशीर्वाद लेकर के रायबरेली जनपद में कमल खिलाने के लिए गांव गली में घूम रहा है। यहाँ तक कि मैं ये कह सकता हूँ, मनोज पांडे जी की पत्नी भी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर के ऊंचाहार की गलियों में भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांग रही है। तो उनका पूरा परिवार आज की तारीख में मोदी जी से प्रभावित होकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांग रहा। लेकिन संवैधानिक संकट हो सकता है। मनोज पांडे जी समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उनके सम्मुख संवैधानिक संकट होगा, लेकिन पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांग रहा। और मैं सदर की विधायक के बारे में भी महसूस करता हूँ कि जहाँ भी होती हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगती हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करती हैं। तो कहीं कोई मतभेद नहीं है। नामांकन के दिन अस्वस्थ होने के कारण वो नहीं आ पाई। उन्होंने मुझे मैसेज किया कि मैं अस्वस्थ हूँ। इसके बाद नामांकन के बाद मैं लगातार सक्रिय रहूँगी और वो सक्रिय लगातार हैं। हो सकता है मीडिया के लोग, मैं प्रत्याशी हूँ, मेरे पास आते होंगे, हो सकता है वहाँ तक ना पहुँच पाते हों, उनको ना देख पाते होंगे, लेकिन वो कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी में कोई टूटन नहीं है। हम आप सब देशवासी जानते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और होने वाले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। रायबरेली की जनता इस बात को बखूबी जानती है कि कमल खिलेगा तो देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में रायबरेली का और विकास होगा, रायबरेली के नेतृत्व को और सम्मान मिलेगा। तो चाहे सम्मान पाने वाला नेतृत्व हो, चाहे विकास पाने वाली जनता हो, सब के सब मोदी जी के साथ है। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र किया, क्या वो आपके लिए प्रचार करने आ रहे हैं, आएंगे? कोई डेट तय हुई क्या अभी तक? मैं समझता हूँ नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद लेकर पूरी भारतीय जनता पार्टी की लंबी चौड़ी फौज जनता की चौखट पे है। वो सब नरेंद्र मोदी जी हैं। अगर नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद लेकर के कोई बूथ का अध्यक्ष भी गांव में काम कर रहा है तो हम तो उसको नरेंद्र मोदी जी मान रहे हैं। आप हमको भी क्या मान रहे हैं? मैं भी तो नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद प्राप्त करके गांव की गलियों में मांग रहा हूँ। मैं भी नरेंद्र मोदी हूँ। मैं कहाँ कह सकता हूँ मैं उनके परिवार का सदस्य? बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी आपका। आपने सभी सवालों के जी बिल्कुल बहुत धन्यवाद आपका। बाकी ये बातचीत आपको कैसी लगी, सभी सवालों के जवाब दिनेश जी ने हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।